तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग सेट टू 2021 अनसॉल्व क्लास 10th देख रहे थे ना। अब हम लोग का कितना हो गया था? खंड 3 तक हो गया था। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग? खंड 4 से देखना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले वीडियो चालू करने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, इसमें तो आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगना है। तो इतना काम आप पहले कर लिया करो, फिर आप देखो। तो आइए हम लोग देखते हैं, सवाल स्टार्ट करते हैं खंड 4 से। पहले कह रहा है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है। देखो आप लोग अनसॉल्व का बुक ले लो, ठीक है। तो जैसा कि हम बताते भी हैं कि हम राजू प्रकाशन से करवा रहे हैं। तो देखो कह रहा है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में होता है, जहां q क्या है? पूर्णांक। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, एक चीज आप लोग जानते होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है? तो हम ऐसे मान लेते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, बी क्यू प्लस आर के रूप में होता है। यहां से a क्या है आपका? a भाज्य है। b क्या है? आप लोग को पता ही है। b क्या है? अरे भैया, b क्या है? भागफल है। मतलब जैसे कि आप लोग किसी संख्या से क्या करोगे? भाग दोगे। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसके बाद r तो आपका रिमाइंडर है ही है। तो देखो हम लोग यहां पे जानते हैं b इक्वल टू क्या दिया है? कह रहा कि सम पूर्णांक जो 2q के रूप में होता। अब यहां पे क्या होगा? तो ये जो होगा a इक्वल टू 2q प्लस आर। a इक्वल टू 2q प्लस आर दिया गया, आप लोग 2q दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, अब हम लोग क्या मान लेते हैं? यदि r इक्वल टू, अगर देखो क्या करोगे, अगर आप किसी भी संख्या में 2 से भाग करोगे, कोई सम संख्या ले लो आप। मान लीजिए हमने 2 से भाग करना है, तो मान लीजिए अगर आपका x है, हम बटे 2 कर देते हैं। तो अगर किसी भी संख्या, चाहे जो संख्या हम मान लेते हैं, अगर 1 में 2 से भाग करोगे तो वही शेषफल होता है। मान लीजिए 3 है, 2 से भाग करोगे तो 1 शेषफल आएगा। अगर मान लीजिए 4 है, 2 से भाग करोगे तो 0 शेषफल आएगा। 5 है, 2 से भाग करोगे तो 1 शेषफल आएगा। मतलब जो शेषफल होता है बच्चा लोग, वो क्या आएगा? जो ये r है वो 0 से बड़ा या बराबर आएगा। ठीक है, और जो होगा किससे छोटा होगा? भैया मेरे 2 से छोटा होगा। 2 से क्या होगा? छोटा होगा। और 2 से छोटा होने का मतलब है यहाँ पे क्या दिया? b। b की जगह पे कोई अंक हो सकता है। तो जो b के जगह पे चाहे जो अंक होगा वो क्या होगा? उस अंक से उसका जो शेषफल होगा सो 0 मतलब कम होगा, और 0 के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां हम लोग ध्यान देते हैं कि हम मान लेते हैं यदि क्या हो जाएगा, पूर्णांक की बात कर रहा है ना, q क्या है? कह रहा है कि q इक्वल टू एक पूर्णांक है, तो रख लेते हैं हम लोग q बराबर क्या, r बराबर क्या, मतलब यहाँ पे एक बार रख लेते हैं हम लोग। अगर हम क्या रख देते हैं, q की वैल्यू या r की वैल्यू जिसका मन के, हम r की वैल्यू 0 रख देते हैं। r की वैल्यू 0 रखने पर रख दो, तो जैसे ही आप r की वैल्यू 0 रखोगे बच्चा लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू 2q प्लस 0। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2q। तो पहले कह रहा है कि कोई धनात्मक समपूर्णांक। तो देखो अब यहां पे अगर आप 2 की जगह पे या q की जगह पे आप कोई भी संख्या, मतलब q इक्वल टू कह रहा था एक पूर्णांक है, ध्यान से समझना। q इक्वल टू क्या है? पूर्णांक। हम मान लेते हैं ये क्या है आपका? समपूर्णांक। क्या पूर्णांक बन गया? समपूर्णांक। अब q की जगह पे आप 1 2 3 4 5 कोई भी अंक रख लो दुनिया का, तो वो क्या हो जाएगा? सम ही आएगा। जैसे हम q की जगह पे 1 रखेंगे 2 1 कम 2, q की जगह पे 2 रखेंगे 4 सम संख्या, q की जगह पे 3 रखेंगे 2 3 6 6 भी सम संख्या, 4 रखेंगे 8 सम संख्या, 5 रखेंगे 10 सम संख्या। मतलब आप कुछ भी रख लो वो क्या होगा? सम संख्या होगा। फिर कहते हैं r बराबर 1 रखने पर, क्योंकि रिमाइंडर क्या हो सकता है? हमने कहा अगर 2 से भाग कर रहे हो, 2 दिया ना, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो रखोगे तो a बराबर हो जाएगा 2q प्लस r, और r की जगह पे क्या?
1। अब आप q की जगह पे चाहे जो वैल्यू रख दो वो हमेशा क्या आएगा, विषम पूर्णांक आएगा। तो हम लोग इसको हमेशा केस फर्स्ट नाम दे देंगे और इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, यहां से ऐसे लिख लो केस सेकंड। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 2q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे q की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे कितना आएगा, विषम ही आएगा। अगर 2 रखो 2 दूनी 4 1 5, 3 रख 2 3 6 1 7, 4 रख तो 2 चौक 8 1 9। मतलब क्या आएगा, हमेशा आपका हमेशा ये क्या आएगा, विषम ही आएगा। तो अब हम लोग क्या करते, आगे चलते हैं, हम कहेंगे क्या होगा, केस फर्स्ट व सेकंड से, क्योंकि मुझे क्या पता जो प्रूफ करना था, मुझे कह रहा था कि बताना है बच्चा लोग कि क्यों एक पूर्णांक है तो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है या नहीं होता है। तो केस फर्स्ट व सेकंड से क्या हो रहा है, सिद्ध होता है। बस इतना लिख दो, क्या सिद्ध होता है कि समपूर्णांक और विषम पूर्णांक के रूप में होता है। मतलब कह सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि केस फर्स्ट व सेकंड से यह सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक इस तरीके से और विषम पूर्णांक के रूप में होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा लोग, ध्यान से समझना। कह रहा है कि यदि बिंदु 8,1 k -4 मतलब दिया है, पहले बिंदु दे दिया है 8,1 k -4 व 2 -5 संरेख है। क्या है, संरेख है। यहां पे लिख दे यदि बिंदु क्या है, संरेख है। तो कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। बच्चा लोग ध्यान से समझना, k का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताओ k का मान कैसे ज्ञात करोगे। तो हम लोग जानते हैं यदि तीनों बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा लेते हैं। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है बच्चा लोग कि ये जो त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है, वो संरेख है। संरेख का मतलब होता है एक ही, जो तीनों बिंदु है एक ही रेखा पर है। अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं तो उनका क्षेत्रफल होता है 0। तो यहां से ये है कि दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 0 है। तो हम लगा लेंगे चूंकि बिंदु संरेख है, चूंकि बिंदु संरेख है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान से समझना। अब देखो यहां पे आपको पता है, हमें पता है कि x बराबर कितना दिया है, x1 बराबर 8 और x2 बराबर आपका दिया है k और x3 बराबर दिया है 2। पहले वाला सभी क्या होते हैं, x1 x2 x3। और यहां लिख दे रहा हूं y1 इक्वल टू दिया है 1, y2 इक्वल टू दिया है -4 और y3 इक्वल टू दिया है -5। ये सब भैया आपको दिया गया है। ठीक है, तो हम रख देते हैं मान। तो देखो 1/2 जब उधर जाएगा तो 0 से भाग हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो घबराने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता है ही नहीं है। तो ये तो 0 हो गया। x1 की वैल्यू कितना है 8, y2 की वैल्यू है -4, y3 की वैल्यू है -5 और ये माइनस मिलकर +5 हो जाएगा। प्लस x2 की वैल्यू है बच्चा लोग k, y3 की वैल्यू कितना है -5, y1 की वैल्यू है 1 तो -1 हो गया। और प्लस x3 की वैल्यू आप बताओ कितना है, तो आप बोलोगे 2 है। और इसके बाद y1 की वैल्यू कितना है 1, y2 की वैल्यू है -4 तो हो जाएगा +4 इक्वल टू 0। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 0। अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 में से 4 गए 1 और 8 1 कम 8 प्लस -5 और -1 -6 और ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा -6k। 4 1 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 0।
तो भैया -6k प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो भैया -6k 18 उधर जाएगा तो हो जाएगा -18 और ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल और 6 त्रिक 18। तो के बराबर आपको कितना मिल जाएगा बच्चा लोग? 3 मिल जाएगा। के बराबर आपको कितना मिल जाएगा? तो 3 मिल जाएगा। तो इस पे भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या होगा तो जरूर बताना। एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप लोग अब देखो, दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। बहुत ध्यान से समझना बच्चा लोग, ठीक है, क्योंकि मेहनत के बल पे सब कुछ संभव है। ऐसा कुछ भी नहीं कि जो संभव नहीं है। तो आप मेहनत करो, आप सफल हो जाओगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है आपका, बस हमारे साथ आप लोग लगे रहे। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 sin 68, देखो ध्यान से समझना, 3 sin 68 अपॉन cos 22 डिग्री, सब डिग्री में है। आगे कह रहा है -3 tan 14, -3 tan 40 डिग्री। फिर दिया है आपका tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री एंड tan 50 डिग्री, tan 50 डिग्री। अब देखो बच्चा लोग, यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। देख लो, इसे लिख सकते हो 3, ये आपका साइन 68 है तो इसे लिख सकते हो साइन 90 - 22, क्योंकि 90 से अगर 22 घटाओगे तो 68 आ जाएगा, बटे cos 22 डिग्री। अब देखो -3 tan 40 को लिख सकते हो 1/cot 40, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और tan 50 को लिख सकते हो tan 90 - 40। ठीक, तो ये हो जाएगा भैया 3 sin 90 - थीटा होता है cos, और थीटा की जगह पे 22 है अपॉन cos 22, -3 गुणे 1/cot 40 डिग्री। 1 का मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं। tan 90 - थीटा इक्वल टू cot, सॉरी यहाँ पे cot रहेगा, cot थीटा और थीटा की जगह पे 40, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, ये बचा 3 - 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है तो देखो, चित्र पहले हम लोग बना लेते हैं इसका, जैसा कि दिया गया है ऐसे। तो यहां पे दिया गया सबसे पहले, ठीक, तो यहां पे दिया है वर्ग अंतराल, ठीक है, और इसके बाद दिया है बारंबारता। अब देखो यहां पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दिया गया है। ये क्या दिया है? 8, 10, 12, 16, 4। हमें निकालना है बारंबारता का बंटन। बहुत ध्यान से समझना बच्चा लोग, कैसे हम लोग निकालते हैं बारंबारता का बंटन। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या दिया गया। तो हम लोग देखते हैं कि बहुलक क्या है इसमें। तो हम लोग देखते हैं कि 16 सबसे बड़ा है, तो ये हमारा बहुलक हो गया। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा आपका? 30 से 40 हो जाएगा। तो हमारा जो बहुलक वर्ग हो गया, बहुलक वर्ग 30 से 40 हो गया। अब तो यहां से यल बराबर आपको मिल गया 30 मिल गया। यल बराबर कितना मिल गया बच्चा लोग? 30 मिल गया। और यच क्या होती है? इनके बीच का डिस्टेंस होता है 10। 30 और 40 का डिस्टेंस, मतलब सबके बीच में डिस्टेंस कितना है? 10। आप देखो, इसी को बोलते हैं F1, 16 हो गया।
F1 के ठीक ऊपर वाले को इसको F1, इसको F0, इसको F2 हम लोग बोलते हैं। तो यहां से F1 इक्वल टू आपको मिल गया 16, F2 इक्वल टू मिल गया 4 और F0 इक्वल टू मिल गया 12। ठीक, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि बहुलक इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये होता है क्या, फार्मूला होता है। हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, L की वैल्यू कितना है 30 है, प्लस F1 की वैल्यू 16 माइनस F0 की वैल्यू 12, 2 गुणे 16 माइनस 12 माइनस 4 इंटू H मतलब 10 हो गया। अब हम यहां लिख दे रहा हूं। अब देखो यहां पे क्या होता है, ध्यान देना, ये हो जाएगा 30 प्लस 16 में से 12 गए 4 और 16 दूनी 32 और 32 से 12 4 16, 16 गए बचेगा कितना 16 इंटू 10, यही तो बचेगा। देखो 4 चौक 16 और 4 एक कम 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 30 दूना 60, 60 5 65, 65 बटा 2 और ये हो जाएगा आपका 32.5। तो आपका जो बहुलक आया 32.5 आया, लेकिन आपके आंसर में 37.5 दिया है, जो कि क्या है, गलत है। सीधा सीधा क्या है, वो गलत है। तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम यहां पे सिर्फ ध्यान देंगे। ठीक है बच्चा लोग, 32.5 आएगा, ना कि 37.5 आएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। तो इसके चारों सवाल क्या हुए, हो गए। ओके, अब हम लोग देखते हैं खंड 5। अब खंड 5 क्या कह रहा है उसको हम लोग ध्यान देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चा लोग। ठीक, अब देखो खंड 5 आपसे कह रहा है कि दिया है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई दिया है बच्चा लोग 2x प्लस वाई। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दिया है 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो। कह रहा है बच्चा लोग वज्र गुणन खंड विधि से इसको मुझे क्या करना है, हल करना है। वज्र गुणन खंड विधि से इसको क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले हम कहेंगे इसकी, तो हम कहेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो जैसे आप जब तुलना करोगे बच्चा लोग ना, तो यहां पे मिल जाए आपका a1 इक्वल टू 2, ठीक, b1 इक्वल टू 1 और c1 इक्वल टू -5। देखो 5 इधर आएगा क्योंकि ये देखो प्लस इधर है ना, तो इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। a2 आपका हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा -2 और c2 हो जाएगा -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा लोग मेरे, -4 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं फार्मूला इसका क्या होता है, x अपान b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, इसके बाद बराबर लगाओगे, फिर y। अब y इक्वल टू क्या होता है, c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटे आपका होता है a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1 ये होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देते। देखो x बटे आपका हो जाएगा बच्चा मेरे b1 1 है तो 1 और c2 कितना है आप बताओगे, तो c2 कितना है बाबू मेरे, तो हम लोग जानते हैं आपका c2 जो है वो क्या है, -4 है, तो यहाँ पे गुणे -4 हो जाएगा। ठीक, आगे माइनस भी है तो माइनस लगाओगे। b2 कितना है, -2 है और c1 कितना है, तो देखो शॉर्टकट कर लेते हैं हम लोग,
ऐसे B1 C2, तो B1 आपका 1 है और C2 -4, तो 4 एक कम 4, -4 हो जाएगा। माइनस B2 कितना है, -2 है, और C1 कितना है, -5, तो 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस हो गया 10। अब ये तो माइनस है तो ये -10 इज इक्वल टू y अपान C1 कितना है, -5 है, A2 कितना है, 3 है, तो 5 3 15, -15 हो जाएगा ना भाई। ये माइनस है और ये माइनस तो नहीं है, तो ये आपका तो -15 बनेगा ही। इसके बाद C2 A1 -4 A1 2, -4 दूनी -8, और ये माइनस मिलके +8 इक्वल टू 1। A1 कितना है आप बताओगे, 2। B2 कितना है, 2, तो 2 दूना 4, ये हो जाएगा -4 आपका हो जाएगा। फिर बात करते हैं A2 3 है, B1 1 है, 3 1 कम 3, -3 हो जाएगा बच्चा लोग, ध्यान देना। तो x अपान 10 4 14 -14 इज इक्वल टू y अपान 15 में से 8 गए -7 इज इक्वल टू 1/-7। तो देखो यदि तुलना करवा लो, x -14 इज इक्वल टू 1/7, माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल, तो आपका हो जाएगा x बराबर 14/7, तो 7 दूनी 14, तो x बराबर आपको मिल जाएगा आंसर 2। ठीक, फिर y बराबर -7 इक्वल टू 1/-7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7 से 7 भी कैंसिल, तो बचा क्या, y बराबर 1। तो भैया यहां पे वज्र गुणनखंड विधि से जब हम लोगों ने हल किया, तो जो आपको x और y के वैल्यू जो मिले हैं वो आपको कितने मिले हैं बच्चा लोग, 1 मिला है और 2 मिला है, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितना मिल गया है, 1 मिल गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है बच्चा लोग मेरे, आगे कह रहा है कि चित्र में DE समांतर AC है। चित्र में आपका DE समांतर AC है, मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, एक मिनट। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे, खा नंबर वाला 5वें का क्या कह रहा है कि चित्र में DE समांतर AC और DF समांतर, देखो DE समांतर AC और DF समांतर AE है। ठीक है, तो हमें सिद्ध कीजिए कि BF अपान FE, और देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे क्वेश्चन में, तो मेरे बच्चा लोग यहाँ पे BF यहाँ भी दिया है, बट सही तो ये है कि यहाँ पे BF नहीं होना चाहिए था, BE होना चाहिए था, तो मिसप्रिंट है, आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो घबराने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये BE ही लिखा है, BF नहीं है, आप टेंशन मत लेना। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज जानते होंगे, बीपीटी थ्योरम, यहाँ पे आप समझ लो पहले कि मान लेते हैं ABC है, और यदि कोई रेखा ऐसे काटती है, मान लीजिए C, और ये मान लीजिए D और E है, और ये जो है इसके क्या है, पैरेलल है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो आप क्या, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है, मतलब आधारभूत समानुपातिका प्रमेय, बीपीटी जिसे कहते हैं, आप वो लगा सकते हो। तो ये हो जाता है AD अपान DB और AE अपान EC, इस तरीके से हो जाते हैं जब दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। सेम तरीका यहां भी हम लोग वही यूज करने वाले हैं। तो देखो हम कहेंगे यहां पे, भैया देखो ये इसके क्या, कोई त्रिभुज ले लो, हम मान लेते हैं कि ये त्रिभुज में एक ले लिया पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, क्या ले लिया, बड़ा वाला त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में देखो ये, ठीक है, और ये DE, तो मतलब AC पैरेलल किसके है, DE के पैरेलल है। तो अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो क्या होगा, आप देखो ये दोनों पैरेलल है, इसलिए आपका क्या होगा, तो ये है ना, तो ये हो जाएगा AD अपान DE, या आप कह सकते हो BE अपान EC इज इक्वल टू BD अपान AD फ्रॉम BPT, मतलब आधारभूत समानुपातिका प्रमेय से, और इसका नंबर समीकरण 1, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय से ये हो गया। फिर बात करेंगे अब की बार इस त्रिभुज की, हम कहेंगे त्रिभुज
बी ई या ए बी ई में, इसमें आपका बराबर है। देखो ये इसके, ये जो है एडी है इसके पैरेलल है, सॉरी हाँ ये तो डी के था। अब ये आपका डी एफ जो है ए ई के पैरेलल है, मतलब जो है डी एफ पैरेलल किसके है, ए ई के है। अगर डी एफ पैरेलल ई एफ के है बच्चा, डी एफ जो है वो क्या है, पैरेलल किसके है, ए ई के है। तो आपका क्या हो जाएगा, वही चीज बी एफ, बी एफ देखो इसी त्रिभुज की बात करें इसकी, तो ये इसका हो जाएगा बी एफ अपान कितना हो जाएगा बच्चा लोग, एफ ई इज इक्वल टू इधर से बी डी अपान डी ए, तो बी डी अपान ए डी लिखो या डी ए लिखो। तो बच्चा मेरे समीकरण 2 ये भी क्या है, बीपीटी से ही है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से ही है। अब देखो समीकरण 1 और 2 से आपको दिख रहा है कि दोनों का आरएचएस बराबर है, तो हम कहेंगे, तो इसका मतलब आरएचएस भी बराबर होगा। हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से आपको मिल जाएगा बी एफ अपान एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपान ई सी। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। अगर समझ में इनने में कोई भी दिक्कत हो, मैं बार बार कहता हूँ, आप मुझे सजेशन ले सकते हो। और इसके पहले आप एक बार दोबारा वीडियो को रिवाइज कर देख लिया करो, कोई भी सस्पेंस आप नहीं रह जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलिए अगला सवाल कह रहा है मेरे बच्चा लोग, गा नंबर ये सवाल है 5वें का। वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 सेंटीमीटर लंबे तार की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है, तो तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। देखो उसी छड़ को खींचा जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का जो आयतन होगा वो सेम होगा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो छड़ है, क्या है छड़, तो देखो छड़ की त्रिज्या कितनी है, आर, हम स्मॉल आर मारा और 1 सेंटीमीटर, और एच मतलब लंबाई, एच इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया है। तो छड़ का आयतन हो जाएगा, छड़ का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर की वैल्यू 1 गुणे एच मतलब 8, तो ये हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा ना। अब देखो बच्चा लोग ध्यान से समझना, ये तो क्या दिया था, छड़ का आयतन। अब देखो तार की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई बराबर 18 मीटर या 1800 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर है बच्चा मेरे, तो हम सेंटीमीटर बना लेंगे। और कह रहा है त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, तार की मोटाई ज्ञात करनी है। तो कैसे आएगा, तो हम मान लेते हैं तार की त्रिज्या बराबर हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर। तो तार की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। तो भैया तार का आयतन बराबर, तार का आयतन बराबर हो जाएगा छड़ का आयतन। कितना हो जाएगा, छड़ का आयतन हो जाएगा, और तार का आयतन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चा लोग, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और देखो हम लोग इसको मान लेते हैं कैपिटल एच, कैपिटल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 1800 भी आप रखोगे इक्वल टू 8, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/1800 हो जाएगा। तो मेरे बच्चा लोग हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, क्या पाए कि देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का काट 8 1 8, और इसे काटोगे तो 8 दूनी 16, 16 हो गया, और 16 4 16 2 18 2 20, 8 दूनी 16, 8 5 40, मतलब हो गया 1/200
25 हो गया, यहाँ नहीं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आर स्क्वायर इक्वल टू 1/225, तो आर बराबर हो जाएगा √1/225। तो बच्चा लोग आर इक्वल टू हो जाएगा 1/15। भी प्लस माइनस में होता है, बट हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस लेंगे नहीं, क्योंकि आर त्रिज्या है, दूरी है, निगेटिव नहीं होती है। तो ये आपका सेंटीमीटर आ गया। अब देखो आप क्या कर सकते हो, इसी को चेंज कर सकते हो। आर इक्वल टू हम लोग मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो 10 से गुणा करते हैं, तो अगर 10 से गुणा करते हो 1/15 में गुणे 10 कर लो, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 2/3 मिलीमीटर, या लिख सकते हो भाग दे दो यहाँ रफकार 3, तो 3 छक 18 और भी दशमलव में जाएगा, तो 20 छः आएगा। हम लोग सबको हटा के 7 लिख लेते हैं, तो आर इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.67 मिलीमीटर। ओके बच्चा लोग, क्या हो जाएगा 0.67 मिलीमीटर हो जाएगा। तो आप इसको क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, तो अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हो आप लोग। तो ये दिया था कि वर्ग अंतराल 45, देखो यहाँ पे 44 दिया होगा आपके मतलब अंशाल में, लेकिन वहां पे 45 होना चाहिए। 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95 दिया गया है। और ये बारंबारता 3, 10, 11, 8, 3 दिया है। हमें निकालना है माध्य, निकालना है। क्या निकालना है बच्चा लोग हम लोगों को? माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे एफ आई, ये इसी को बोलते हैं सिग्मा एफ आई। तो एक जोड़ेंगे, 10 3 13 11 24, 24 और 8 32, 3 35 हो जाएगा ये 35। अब देखो मध्य बिंदु क्या होता है, 45 और 55 को जोड़ोगे तो 45 55 100 और 100 का होता है 50 आधा। फिर 65 55 120 होता है 60, और देखो 10 10 का डिस्टेंस है, 10 10 बढ़ाते जाओ 70 80 और 90। तो जोड़ोगे गुणा करोगे एफ आई एक्स आई, मतलब 5 3 15 150, 6 कम से मतलब 600, 11 7 77 770, 8 28 64 640 और 9 3 27 270। और ये सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू जब जोड़ोगे तो ये तो 0 हो गया। 7 5 12 12 4 16 और 16 7 23 के 3 और 6 7 7 7 14 6 20 2 22 22 2 24, कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 2430। तो अब देखो 2430, तो हम लोग जानते हैं माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू क्या होगा मेरे बच्चों लोग? 2430 अपान 35। अब देखो काट दो, 7 से कटने वाला है, 7 बचे 35, 5 आया, 7 से नहीं 5 से काटो, 5 सते 35, 5 से काटोगे तो 5 चौक 20, 4 बचा 43 और 5 8 40, 5 छक 30। भैया काटोगे ना तो कितना हो जाएगा, सब कट गया ना। 5 से काटोगे 5 चौक 20, 4 24, 4 बचा 43, 5 8 40, 3 बचा 30 हो गया, 5 छक 30। तो ये बच गया आपका कितना, 486/7। अब 7 से भाग करोगे तो हो जाएगा 7 छक 42, 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा, 7 छक 42 और 42 में 48 6 बचेगा, हो जाएगा 66 और 7 9 63, 10 बोलो बढ़ाओगे 3 बचा 30 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 7 चौक आपका क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 28 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 बचा 20 हो गया, तो 7 चौक 28 जैसे बढ़ता जाएगा लगभग 69.43 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग भाग दे सकते हो। तो जो आपका आंसर आएगा, अब दिख रहा होगा कितना आएगा, 69.43 आएगा, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक, बाकी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाकी हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। आप लोग अच्छे से रहे, पढ़े, मेहनत करें, आगे बढ़े।